आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 3 अक्टूबर मंगलवार का दिन है आज और मैं खुशबू कुमार आपका स्वागत कर रही हूँ आपके फेवरेट न्यूज़ पॉडकास्ट आज का दिन में। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि चुनावी राज्यों खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें दबाकर कर्ज ले रही हैं। तो आज सबसे पहले पॉडकास्ट में इसी पर बात होगी कि कर्ज के इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है और इसके एवज में तर्क क्या दिया जा रहा है। सरकारी अस्पताल हमारे देश में ज़्यादातर सुर्खियों में तभी आते हैं जब वहाँ कोई अनहोनी हो गई हो, कोई बड़ा हादसा हुआ हो। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक अस्पताल से ऐसे ही हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहाँ बीते 24 घंटे में 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई है, जिनमें कुछ नवजात बच्चे भी शामिल हैं। तो क्या है इसके पीछे की वजह, वही पता करेंगे। और क्रिकेट की दुनिया की भी बात होगी, जहाँ इंडियन मेंस टीम आज 2 जगह भिड़ रही है, एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल और वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच में। तो इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन रोज की तरह पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस सुनिए शुभम तिवारी से। मणिपुर में इंडियन एयरफोर्स डोडा पोस्त की खेती को नष्ट करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आदेश दिया। 2 छात्रों की हत्या को लेकर इम्फाल में अब भी प्रदर्शन जारी। नफरत फैलाने वाले भाषण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना छत्तीसगढ़ जाएंगे। दोनों राज्यों में 31,800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मालेगांव विस्फोट मामले में आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश होंगी सांसद प्रज्ञा ठाकुर। पश्चिम बंगाल में बाढ़ का खतरा, सरकार ने 7 जिलों में जारी की चेतावनी। दुनिया में मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर साल 10 करोड़ डोज बनाएगा। एक डोज की कीमत 166 रुपये। नोबेल प्राइज अनाउंसमेंट का दूसरा दिन आज। फिजिक्स के विजेताओं का होगा ऐलान। और एशियाड गेम्स का 10वां दिन आज। एथलेटिक्स के इवेंट जारी। विमेंस आर्चरी कंपाउंड में भारत के 2 खिलाड़ियों के बीच सेमीफाइनल। देश के 5 राज्य इसी साल के अंत तक चुनावी परीक्षा से गुजरने वाले हैं। इनमें से 4 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना आने वाले 3 महीने में मार्केट से भारी कर्ज उठाने जा रहे हैं। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी की गई तिमाही उधारी कैलेंडर में ये बात सामने आई है। इन 3 महीनों में सभी राज्य 2,37,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने बॉन्ड बाजार का रुख कर रहे हैं। इसमें से 44,000 करोड़ का कर्ज सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना लेंगे। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच जो कर्ज लिया है, उससे 172% ज़्यादा पैसा अगले 3 महीने में उठाने जा रही है। वहीं राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की गहलोत सरकार इसी तिमाही में 12,000 करोड़ से ज़्यादा का ऋण ले चुकी है। आरबीआई रिपोर्ट की माने तो 2022-23 के दौरान राजस्थान का कर्ज बढ़कर 5,37,000 करोड़ हो गया है, जो 1 साल पहले करीब 4,58,000 करोड़ था। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें इतना पैसा मार्केट से क्यों उठाने जा रही हैं? पता लगाने के लिए हम पहुंचे सबसे पहले भोपाल में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर रवीश पाल सिंह के पास। रवीश, चुनाव से एन पहले शिवराज सरकार ने कितना लोन उठाया है और ये जो पैसा है वो खर्च कहाँ कर रही है? बीते 3-4 महीनों की ही अगर बात करें, मई जून से लेकर सितंबर तक के कार्यकाल की, तो उसमें ही सरकार ने अब तक करीब 7,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया है। और ये जो लोन है, ये इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये लोन जो है वो मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा जो लोक लुभावन घोषणाएं हो रही हैं चुनाव से ठीक पहले, उसमें इस्तेमाल होने वाला है। मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को लॉन्च किया है, जिसके जरिए उन्हें पहले 1,000 रुपए मिलते थे हर महीने की 10 तारीख को। वहीं अब 10 अक्टूबर से उन्हें 1,250 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। ये रकम तो बड़ी है, इसके साथ ही सरकारी खजाने पे भी बोझ बढ़ा है। अब इसके लिए जाहिर सी बात है फंड की जरूरत होगी। बजट का इंतजाम सरकार ने पहले भी किया था, लेकिन उस समय ये नहीं था कि 1,250 रुपए देने हैं। अब 1,250 रुपए देने हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए मार्केट से यानी बैंकों से जो है कर्जा तो उठाना ही पड़ेगा, आरबीआई से। तो अब जो कर्जा उठाया गया है, जो सितंबर में आखिरी बार कर्जा उठाया गया है, वो 1,000 करोड़ रुपए का है। और इसलिए लगातार सवाल उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जहां सरकार पहले से ही करीब अगर देखा जाए तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जो कर्ज है वो मध्य प्रदेश के ऊपर है, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर है, तो ऐसे में
बार बार ये इतने महंगे हजारों करोड़ रुपए के जो कर्जे हैं वो फिर से लिए जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल जो है वो ज्यादातर लोक लुभावन घोषणाओं में हो रहा है। कई सारी घोषणाएं हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते कुछ समय में की है, जिनमें लाडली बहना योजना है, किसानों को जो पीएम सम्मान निधि का पैसा था वो 4,000 रुपए मिलता था सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उसे बढ़ा के 6,000 रुपए किया गया है। मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप देना हो या स्कूटी देना हो, सीखो कमाओ योजना है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो इस चुनावी साल में लॉन्च की गई है सरकार की तरफ से, जिनमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होने हैं और माना जा रहा है कि लोन जो एक तरीके से देखा जाए तो किसी राज्य की अर्थव्यवस्था या उसके बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लिया जाता था और उनमें से एक बड़ा हिस्सा जो है फिलहाल वो इस कर्जे का वो घोषणाओं को पूरा करने में जा रहा है। जी, और फ्रीवीज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर हमलावर रहते हैं। बीजेपी से रेवड़ी कल्चर कहती है, लेकिन एमपी में वो खुद ये प्रैक्टिस कर रही हैं, तो वहाँ की जनता इसे कैसे देख रही है? अगर देखा जाए तो क्योंकि ये जो घोषणा हुई है इनमें से ज्यादातर अगर देखा जाए तो समाज का हर तबका जो है वो लाभान्वित हो रहा है। अगर हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश की आधी आबादी 48% के करीब जो महिला वोटर है वो लाभान्वित हो रही है। जाहिर सी बात है बहुत बड़ा एक तबका जो है वो क्योंकि इससे लाभान्वित हो रहा है तो वो रेवड़ी कल्चर के खिलाफ जा नहीं रहा है। सीखो कमाओ योजना से अगर मध्य प्रदेश में जो युवा वर्ग है वो एक तरफ ट्रेनिंग भी पा रहा है, दूसरी तरफ ट्रेनिंग के दौरान उसे स्टाइपेंड भी मिल रहा है 10,000 रुपए तक का अधिकतम, तो जाहिर सी बात है कि वो भी इसे रेवड़ी कल्चर नहीं मान रहा है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, खासतौर से विपक्षी दल जो है वो कहता है कि अगर एक राज्य में भाजपा फ्रीबीज को रेवड़ी कल्चर बताती है तो फिर वो खुद के जो शासित राज्य है वहां पे फ्रीबीज को रेवड़ी कल्चर क्यों नहीं बताती, तो वो बीजेपी पे हमला जरूर करता है। लेकिन जो लाभान्वित होने वाला वर्ग है वो ना दिल्ली में इसका विरोध करता है जहां पे ये सबसे पहले इस तरीके की शुरुआतें हुई थी, ना हिमाचल में, ना कर्नाटक में और ना ही मध्य प्रदेश में। लेकिन हाँ, कुछ लोग जरूर हैं जो इसका विरोध करते हैं। और अब चलते हैं जयपुर में। आज तक रेडियो रिपोर्टर हैं जय किशन शर्मा, उनके पास, और उनसे लेते हैं राजस्थान का हाल। जय, पहले तो ये बताइए कि कितना कर्ज राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हालिया समय में लिया है और इन पैसों का इस्तेमाल वो किस मद में कर रही है? इस तिमाही के अंदर राजस्थान जो है वो 14,000 करोड़ का ले चुका है कर्जा तकरीबन, और आगे 17,000 करोड़ का लेने वाला है और बॉन्ड बाजार में भी जाएगा राजस्थान सरकार जो है। राजस्थान सरकार का कहना है कि ये पैसा जो है वो जन कल्याणकारी योजना, जैसे उन्होंने सिलेंडर 500 रुपए में दिए, उसके अलावा उन्होंने मोबाइल दिए, जो सोशल पेंशन है, गरीबी जो पेंशन है उसको हर साल 15% बढ़ाया है, 750 से 1,000 रुपए का, और ये सालाना 15% बढ़ेगा। इसके साथ साथ में जो जन पेंशन है, विधवा पेंशन है, उनका सबका जो पैसा जो है तो सरकार कहती है सामाजिक न्याय है जो वो खर्चा कर रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि राजस्थान सरकार के प्रवक्ता भी है, उन्होंने कहा कि अगर हम लेते हैं सर मार्केट से तो उसको रिटर्न भी कर रहे हैं। अच्छा, और बीजेपी जो वहाँ विपक्ष में है उसका क्या कहना है इस पर? दो बातें हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राजस्थान सरकार रेवड़ियां बांट रही है, ये पैसा आम जन का टैक्स का जो है वो फ्रीबीज में जा रहा है और वोटर्स को खरीदने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको बार बार दोहराते आए कि ये सोशल वेलफेयर का मॉडल है। संविधान के अंदर जिस वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है, जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं 51A के तहत जो आते हैं, जिसमें गरीबों का कल्याण, मजदूरों का कल्याण, किसानों का कल्याण, बच्चों का कल्याण, उसके तहत ये सभी योजनाओं को जो है वो ड्राफ्ट किया जा रहा है। उनकी कई योजनाओं को जो है जैसे 500 रुपए में सिलेंडर, उससे फिर आगे अन्य राज्यों ने भी कॉपी किया है। तो ये डिबेट है सोशल वेलफेयर वर्सेस रेवड़ी कल्चर की। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में क्या इसे लोग रेवड़ी कल्चर मांग के कांग्रेस के खिलाफ वोट डालेंगे या जन कल्याणकारी मॉडल समझ के राजस्थान सरकार के पक्ष में। शुक्रिया रवीश पाल सिंह और जय किशन शर्मा। तो हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की, जिनमें एक जगह बीजेपी की सरकार है और एक जगह कांग्रेस की, मगर दोनों ही सरकारें चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन योजनाओं पर जमकर पैसा बहा रही हैं। और अब चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक ज़िला है नांदेड़, मराठावाड़ रीजन में पड़ता है। यहाँ एक सरकारी अस्पताल है, शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल, जो अचानक कल देर शाम से खबरों में बना हुआ है। इसके पीछे की वजह है वहाँ 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में 12 बच्चे, 7 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इन सभी की मौत 30 सितंबर रात 12 बजे से 1 अक्टूबर रात 12 बजे के बीच हुई है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती 70 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और मामले की जांच की मांग कर रहे हैं।
इसके बारे में विस्तार से समझने के लिए हमने बात की नांदेड़ में ही मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर कुंवर चंद मंडले से। कुंवर, मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं कि अस्पताल में दवाओं की किल्लत है, मरीजों को दवाई नहीं मिल रही, जिससे इतनी मौतें हुई हैं। तो अस्पताल प्रशासन अभी फिलहाल क्या कह रहा है? अस्पताल प्रशासन बोल रहा है कि हमारे पास में सभी दवा अवेलेबल है और सभी स्टॉक है। तो हमने पूछा इतना सब कुछ रहते हुए भी फिर ये जो शिशु जो है इनकी मौत किस कारण हुई? तो उनका ऐसा सरकारी अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हमारी कोई की तरफ कोई लापरवाही नहीं हुई और इसके ऊपर हम जांच कर रहे हैं बोले। लेकिन अशोक चौहान जो है पूर्व सीएम, उन्होंने ऐसा कहा है कि ये सब सरकार की और जो जिला अस्पताल जो है प्रशासन, इनकी लापरवाही है। यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते, कोई बदली होती है उनकी तो किसी को लाया जाता है, उनका ऐसा कहना है। जो जिसका शिशु मर गया है उनके पिता का ऐसा कहना है कि हम बाहर अस्पताल में तो इलाज के लिए उतना हमारे पास पैसा कुछ रहता नहीं, लेकिन सरकारी अस्पताल है जो कि हमारे नांदेड़ का बड़ा अस्पताल है, इस वजह से हम यहाँ पर इलाज के लिए आए और 4 दिन यहाँ पर शिशु को एडमिट किए। लेकिन यहाँ पर एडमिट करने के बाद हमें दवा बाहर से लाना पड़ती है, अगर कुछ कांच में रखना है उसका अलग पैसा लेते हैं और जो भी दवा लगती है वो बाहर से मेडिकल से मंगवाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी नहीं देते। और यहाँ के जो डॉक्टर रहते हैं कभी आते कभी नहीं आते और सभी सिस्टर लोग ये देखते हैं। लेकिन कंपल्सरी जो बच्चे का जो शिशु का जो डॉक्टर रहता है वो आना चाहिए, देखना चाहिए। अभी हमारा भी खुद बच्चा था, बोले हमें वहाँ पर देखने को जाना है कि हमारा बच्चा क्या है, तो हमारे को भी नहीं आने देते बोले अंदर, हम देख लेते हम कर लेते, ऐसा परिजनों का कहना है। और ये सभी लापरवाही की वजह से हुई है मेरे बच्चे की, ऐसा परिजन का कहना है। और दूसरे जो परिजन है जो अभी इलाज चालू है 2 शिशु के, तो उनके माता का भी ऐसा कहना है कि हमारा बच्चे को हमने डॉक्टर को पूछा है कि तो हमारे बच्चे को क्या हुआ है, तो तुम्हारे बच्चे में उसको कांच में रखना पड़ेगा, उसको इन्फेक्शन है। तो हमने बोले हमें देखने दीजिए ना। नहीं हम सब इलाज करते हैं, आप रुकिए। उनको जाने भी नहीं देते। फिर कोई परिजन आता है तो अस्पताल में जो सिक्योरिटी गार्ड जो रहते हैं उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया जाता, तुम्हारे को क्या करने का है, डॉक्टर साहब है सब देखते हैं। तो उनका ऐसा कहना है कि ये सब बहुत लापरवाही है या जिला अस्पताल प्रशासन की। जी, आपने बताया कुंवर की परिजन जो है वो अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक साथ इतने बच्चों की मौत के पीछे क्या कोई कॉमन वजह है या फिर अलग अलग दिक्कतों की वजह से ऐसा हुआ है? बीमारी बोले तो कैसा है, किसी को उसमें हार्ट की वजह से कुछ लोगों की मौत हुई, किसी को सांप काटने से हुआ है, किसी का कांच में रखने यानी कफ पैदा होता है पेट के अंदर, वो कफ से ये हो जाते एक्सपायर हो जाते हैं, ऐसा इनका कहना है सर। अच्छा, और सरकार की तरफ से या सरकार के किसी प्रतिनिधि की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है क्या? रिएक्शन अभी तो सरकार की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन डिप्टी सीएम से जो डीन है यहाँ के जो अस्पताल के जो डीन, उन्होंने उनसे बात की तो उनको काफी पूरी जानकारी दी कि वो इतने लोगों के ऐसे डेथ हो गई और हम इस पे जांच कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। एक आखिरी सवाल कुंवर, कितना बड़ा है ये अस्पताल और किन इलाकों से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं? सरकारी अस्पताल है जो 500 बेड का है और ये मराठवाड़े के जो जिले है, जो लातूर है, हिंगोली है, परभनी है, फिर नांदेड़ है, इसके अंदर करीबी तेलंगाना जो कि नजदीकी है, तो यहाँ से ये लोग पूरे सरकारी अस्पताल में आते हैं इलाज के लिए। डिलीवरी फिर चाहे वो उनके गांव में हो, फिर वहाँ के डॉक्टर उनको रेफर कर देते हैं कि बाबा तुम्हारे बच्चे को, तो लोगों के पास में पैसा नहीं रहता तो वो सीधा सरकारी अस्पताल में आते हैं। वो का ये कहना है कि बाबा हम अगर पैसा हमारे पास रहता हम बाहर इलाज कर लेते थे ना, सरकारी अस्पताल में आने का मतलब क्या है? फिर गरीबों का इलाज यहाँ पर होता है बोलकर हम आते हैं बोले, लेकिन ऐसा ही है, ऐसा होता है बोलकर अभी क्या पता बोले। अरे डॉक्टर की पूरी लापरवाही है बोले। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर चंद मंडले। एक तरफ इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप की धमक है,
तो दूसरी तरफ चीन में एशियन गेम्स भी चल रहे हैं। 5 अक्टूबर को आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले इंडियन मेंस टीम एशियन गेम्स में आज नेपाल के साथ अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेल रही है। सुबह 6:30 बजे से शुरू हुए इस मैच में भारत के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। 20-20 ओवर के इस मैच को इंडिया जीतती है तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और फैंस को उम्मीद है कि वुमेन्स टीम की तरह मेंस टीम भी गोल्ड मेडल इंडिया की झोली में डालेगी। इधर भारत में रोहित शर्मा की टीम वर्ल्ड कप से पहले अपना आखिरी प्रैक्टिस मैच खेलने की तैयारी कर रही है। दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में नीदरलैंड्स के साथ ये मुकाबला होना है। तो एशियन गेम्स में इंडियन टीम के चांसेस पर और वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर हमारे साथी कुमार केशव ने बात की है स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद इकबाल से। इकबाल, वैसे तो वर्ल्ड कप का माहौल जो है वो जमने लगा है और लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द वर्ल्ड कप शुरू हो, लेकिन इसके साये में एक और टूर्नामेंट चल रहा है एशियन गेम्स चाइना में, जहां इंडियन मेंस क्रिकेट टीम अपने अभियान का आगाज आज करने जा रही है। नेपाल से पहला मैच है और आपको पता ही होगा, लोगों को भी पता होगा कि नेपाल ने क्या हश्र किया था मंगोलिया का पिछले मैच में, कई सारे रिकॉर्ड्स बने थे। लेकिन अपन बात करते हैं इंडियन टीम जो मेन स्क्वाड है वो तो अभी वर्ल्ड कप के साथ बिजी है। आज दूसरा प्रैक्टिस मैच भी है, इस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन एशियन गेम्स की जो टीम है उस पे हम बात करना चाहते हैं। कितना पोटेंशियल आपको इसमें दिखता है? नहीं, देखिए, जितनी भी टीमें इस एशियन गेम्स में खेल रही हैं केशव, उन तमाम टीमों को जब आप देखते हैं और भारतीय दल को जब आप देखते हैं तो बहुत अनुभव पाते हैं आप। बेशक आपने सही कहा कि जो मेन टीम है वो वर्ल्ड कप में बिजी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो हमारी टीम वहां पर गई है ये बहुत मजबूत नजर आती है। याद करिए, हम आयरलैंड के दौरे पर अभी T20 सीरीज के लिए गए थे, तो हमने जिक्र किया था कि एक तो बीसीसीआई या सिलेक्टर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि अब जो हमारे वेटरन्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं रोहित विराट टाइप के, इनसे इतर T20 टीम डेवलप हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में। लेकिन उससे भी नई टीम हमने आयरलैंड भेजी थी और लगभग वही टीम इस एशियन गेम्स में पहुंची है और काफी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं इस भारतीय टीम में। ऋतुराज गायकवाड़ हैं, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, बेहतरीन ऑलराउंडर तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर। गेंदबाजी डिपार्टमेंट भी काफी कमाल का नजर आता है। रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, आविश खान, अर्शदीप सिंह। मुझे लगता है कि अन्य टीमों की अगर हम बात करते हैं, जहां पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान की, तो यकीनन भारत की टीम ऑन पेपर भी मजबूत नजर आती है और तजुर्बे के लिहाज से भी अगर हम बात करें केशव, तो T20 क्योंकि ये फॉर्मेट है, मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम बहुत बड़ी दावेदार है इस एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल। क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर के एक रहता है बज, और एशियन गेम्स में भी क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आई एम श्योर बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो पाकिस्तानी नेशनल क्रिकेट टीम जो मेन टीम है उनकी सीनियर टीम उसका हिस्सा रह चुके हैं। और कौन सी टीमें हैं इस पूरे एशियन गेम्स में जिनको आप देखते हैं वो टाइटल के कंटेंडर हैं? देखिए, पाकिस्तान की टीम मैं नहीं कहता कि बहुत मजबूत टीम है, लेकिन उससे ज्यादा मजबूत टीम मुझे अफगानिस्तान की नजर आ रही है केशव। क्योंकि पाकिस्तान की स्क्वाड को जब आप देखते हैं इस एशियन गेम्स में, तो आपको बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत तजुर्बेकार खिलाड़ी नजर आते हैं। हालांकि आसिफ अली जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, खुशदिल शाह है वहां पर, कासिम अकरम उनके कैप्टन हैं, बट इसके अलावा कोई बहुत बड़ा तजुर्बा नजर नहीं आता। शाहनवाज दहानी है, मोहम्मद हसनैन है, जरूर उनके अच्छे बॉलर हैं, उस्मान कादिर भी वहां पर है, बट भारतीय टीम में जो तजुर्बा नजर आता है वो थोड़ा सा पाकिस्तान की टीम में कम नजर आता है। उसकी तुलना में मुझे अफगानिस्तान का स्क्वाड जब मैं देखता हूं तो ये स्क्वाड मुझे ज्यादा इंप्रेसिव नजर आता है। उसमें मोहम्मद शहजाद भी हैं, नूर अली जादरान जैसा, गुलबदीन नायब टीम के कप्तान है, करीम जन्नत जो कि लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, फरीद अहमद जो भी सीरीज हुई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट उसमें खेलते हुए नजर आए थे, जहीर खान भी अफगानिस्तान के लिए खेलते रहे, कैस अहमद हैं। तो मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान की टीम आप कमजोर नहीं आंक सकते। हाँ, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम में बड़े कम ऐसे चेहरे हैं जो बहुत तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। एक सवाल मेरा आज के प्रैक्टिस गेम को लेकर के भी, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें तो बहुत क्रूशियल होते हैं ये गेम्स। 2 प्रैक्टिस गेम्स थे इंडिया के, पहला तो बारिश की वजह से धुल गया, गुवाहाटी मैच था इंग्लैंड के साथ। अब जो है नीदरलैंड से एक अपेक्षाकृत बहुत कमजोर साइड ही कह सकते हैं इसको, बहुत मजबूत साइड तो है नहीं, उसके साथ प्रैक्टिस गेम्स हैं। विराट कोहली आज के गेम में नहीं होंगे, कुछ पर्सनल रीजन से वो मुंबई चले गए हैं। इस मैच को आप कैसे देखते हैं? बस केशव, बारिश जो है वो खलल न डाले, क्योंकि
कल जो एक मुकाबला तिरुवनंतपुरम में ही खेला गया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच प्रैक्टिस मैच ही था, वो मैच भी जो है पूरा नहीं हो सका। 321 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने, पूरे 50 ओवर उनको मिले, लेकिन साउथ अफ्रीका को 37 ओवर्स ही मिले और डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर न्यूजीलैंड 7 रन से मुकाबला कामयाब रहा। तो सबसे पहले तो ये है कि मौसम अच्छा रहे और उम्मीद ये की जा रही कि तिरुवनंतपुरम में मौसम आज ठीक रहेगा। जहां तक तैयारियों का सवाल है, यस केशव, भारत को एक गेम तो चाहिए वर्ल्ड कप से पहले। पहला गेम वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से, बट ये गेम भारत चाहेगा कि खेले और अच्छी प्रैक्टिस करे। हालांकि भारतीय टीम अच्छे रिदम में है, एशिया कप हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज हो, इसमें भारतीय टीम बहुत बेहतरीन लय में नजर आई है और सारे बॉक्सेस भारत ने टिक किए हैं। तो भारत को एज सच कुछ भी ऐसा यहाँ ट्राई नहीं करना है। बस मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड कप से पहले भारत को एक गेम टाइम मिले, प्रॉपर गेम टाइम मिले और इसके बाद भारतीय टीम मैदान पर उतरे। तो आई थिंक अगर मौसम ने साथ दिया तो जरूर भारतीय टीम का डोमिनेंस देखने को मिलेगा इस मैच में। नीदरलैंड्स पोजीशन है, हालांकि मैं हमेशा इस टीम को थोड़ा सा डर के ही देखता हूं। 2003 का वर्ल्ड कप था, हमने इसी टीम के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की थी और बड़ा परेशानी में इस टीम ने डाल दिया था हमें। हालांकि वो मुकाबला हम जीत गए थे, लेकिन यस, यू कांट टेक एनी टीम लाइटली। शुक्रिया केशव और इकबाल। वर्ल्ड कप के दौरान इन दोनों को आप आज तक रेडियो के क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल में भी सुनिएगा। स्पॉटिफाई से लेकर एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट पर ये अवेलेबल है। और अब नज़र डालते हैं देश विदेश के अखबारों पर। शुभम तिवारी हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग शुभम। चलिए पहले देश के अखबारों से शुरुआत करते हैं। क्या हैं सुर्खियाँ? गुड मॉर्निंग। सभी अखबारों ही में बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए जाति सर्वे की खबर पहले पन्ने पर है और पिछड़े अति पिछड़े मिलकर आबादी के करीब 2/3 हैं। ये NBT यानी नवभारत टाइम्स ने अपने यहाँ लिखा है। वहीं 33 साल बाद जातीय राजनीति 2.0 ये दैनिक भास्कर की हेडलाइन है। दैनिक भास्कर में एक एक्सप्लेनर है और उसमें ये लिखा है कि देश में जातीय गणना अगर हुई तो OBC आरक्षण बढ़ाने पर बहस होगी, क्योंकि देश में आखिरी बार साल 1931 में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे और 1941 में फिर जातीय गणना तो हुई तो, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक उसके नहीं किए गए थे। जाति आधारित गणना से किसे फायदा होगा? दैनिक भास्कर अखबार का लिखना है कि समर्थकों का कहना है कि जातिगत जनगणना से राजनीति से लेकर नौकरियों और तमाम संसाधनों पर पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। नीतियां बनाने में इसका ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। जातीय जनगणना हुई तो पिछड़ी जातियों को मिलने वाले 27% आरक्षण का क्या होगा? दैनिक भास्कर पर यह एक सवाल और फिर इसके नीचे जवाब की करीब 92 साल पुराना आंकड़ा कहता है कि देश में 52% OBC है। अगर देश की जातीय गणना के आंकड़े भी इसी तरह आते हैं तो OBC की केंद्रीय जो सूची है उसमें संशोधन करना पड़ेगा। एशियन गेम्स के 9वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है और ये खबर मैं फ़िलहाल भास्कर पर देख रही हूँ। कल भारतीय खिलाड़ियों ने 7 मेडल जीते हैं, इनमें से 4 मेडल एथलीट्स ने दिलाए हैं और इन मेडल के सहारे जो ओवरऑल टैली है उसमें भारत की मेडल की कुल संख्या 60 पहुँच गई है। भारत अभी चौथे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर जापान है 133 मेडल के साथ, साउथ कोरिया सेकंड पर 121 और चीन सबसे टॉप पर है 263 मेडल के साथ। एक खबर जनसत्ता पर है कि इंडियन एयरफोर्स मणिपुर में डोडा पोस्ट की खेती को खत्म करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह आदेश दिया है। हालांकि ये कार्रवाई कब की जाएगी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन 2 स्टूडेंट्स की हत्या को लेकर इम्फाल के जो अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं और हत्या के विरोध में चूड़ाचांदपुर भी बंद है, इन सब के बीच में इंडियन एयरफोर्स को यह आदेश दिया गया है कि वो मणिपुर में डोडा पोस्ट की खेती को खत्म करें। मणिपुर में दरअसल अवैध तरीके से अफीम का हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है और इसी अफीम की खेती को हिंसा की एक बड़ी वजह बताया जाता है। और कुछ खबरें बहुत जल्दी से, जैसे प्लेन क्रैश में भारतीय अरबपति हरपाल रंधावा समेत 6 लोगों की मौत की खबर है और उनके बेटे की भी इसमें जान चली गई है। स्वच्छता अभियान के 9 साल पूरे हुए हैं और सर्वे में 52% लोग जिन्होंने हिस्सा लिया उन्होंने ये कहा है कि पब्लिक टॉयलेट साफ नहीं रहते। दैनिक भास्कर की ये खबर है। और अमेज़न में 7 दिन में 100 डॉल्फिन की मौत, इन्हें दूसरे तालाबों में शिफ्ट किया जा रहा। पानी का तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा हुआ।
ISIS मॉड्यूल के एक मोस्ट वांटेड आतंकी शाहनवाज सहित 3 लोगों को कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इस खबर को कई अखबारों ने प्रमुखता से शुभम लिया है। मैं अभी फिलहाल इस खबर को हिंदू अखबार पर पढ़ रही हूँ। बताया जा रहा है कि शाहनवाज दिल्ली में रहकर ISIS की स्लीपर सेल के लिए लोगों को भर्ती करने की कोशिशों में लगा हुआ था और फिलहाल इस मामले में शाहनवाज से पूछताछ के आधार पर आगे की जाँच जारी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात BBC की एक खबर से पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है अब अंतरिक्ष में सहयोग की ओर भी बढ़ रही है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने ये बताया है कि चीन चांद पर अपने अगले अभियान में पाकिस्तान के पेलोड को भी साथ ले जाएगा और चीन के इस अभियान को चैंग 6 का नाम दिया गया है, जिसे 2024 में चांद के दक्षिणी ध्रुव एटकिन बेसिन पर भेजा जाना है। इसका मकसद है कि चांद के दक्षिणी हिस्से से वहाँ की मिट्टी लाया जाए। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट है और उस हवाले से BBC ने ये जानकारी दी है। द गार्डियन पर खबर है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिविल फर्जीवाड़े के एक मामले में मैनहट्टन की एक अदालत में पेश हुए हैं और न्यूयॉर्क की जो अटॉर्नी जनरल हैं लेटिटिया जेम्स, उन्होंने अदालत के बाहर कल वो मौजूद रहीं और उन्होंने वहाँ कहा कि न्याय होकर रहेगा और वो राष्ट्रपति ट्रंप पर $250 मिलियन का जुर्माना लगवाना चाहती हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्रंप और उनके बेटों ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप पर न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर रोक लगाने की मांग भी की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सिविल केस को फर्जीवाड़ा कहा है। वो पहले भी अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं। द डेली की एक खबर है कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर खालिस्तानी समर्थक लोग जुटे। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाई कमीशन के सामने सड़क की दूसरी तरफ ही सीमित रखा, लेकिन प्रदर्शनकारियों के हाथ में हरदीप सिंह निज्जर की तस्वीर के साथ तख्तियां थीं और वो ब्रिटेन सरकार से मांग कर रहे थे कि वो भी कनाडा सरकार की तर्ज पर सिखों के मामले में भारत की दखलंदाजी को बंद कराने का काम करे। दुनिया जहान के अखबारों में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की भी खबर है। ये वैज्ञानिकों की उस जोड़ी को देने का ऐलान किया गया है जिसने mRNA कोविड वैक्सीन की तकनीक इजाद की और ये 2 वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर कैटलिन कारिको और डॉक्टर ड्रू वाइसमैन। इस तकनीक के प्रयोग हालांकि कोविड महामारी से पहले किए गए थे, लेकिन बाद में इसे दुनिया भर के लाखों लोगों को दिया गया। कैंसर समेत और दूसरे रोगों को लेकर इसी mRNA तकनीक पर आगे और रिसर्च किए जा रहे हैं। तो ये एक खबर है। 3 अक्टूबर की तारीख इतिहास की किताब में क्यों दर्ज है, आइए ये भी जान लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन अहम है। 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जीप स्कैम में गिरफ्तार किया गया था। 1952 में ब्रिटेन ने परमाणु बम टेस्ट किया था। इस ऑपरेशन ने उस समय यूके को दुनिया का तीसरा परमाणु हथियार संपन्न देश बना दिया था। 1863 में नेशनल थैंक्स गिविंग डे की औपचारिक शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत फसल का सीजन खत्म होने पर अच्छी पैदावार के लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करने के लिए हुई थी। 1978 में कोलकाता में पहले और दुनिया में दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। तो इसी जानकारी के साथ आज का दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। शो को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड डिज़ाइन कपिल देव सिंह का रहा। मेरा नाम खुशबू कुमार है। अगली मुलाकात आपसे 10 बजे के बुलेटिन में होगी और हाँ, व्हाट्सएप पर आज तक रेडियो का चैनल भी आ गया है, तो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो फटाफट उसे भी फॉलो करना है। अब मुझे यानी खुशबू कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।